सभी प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फिजिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ ही में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का भी बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि आखिर इस सब्जेक्ट का हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें पढ़ने के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वाला लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस लेक्चर को देखना चाह रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसी के बाद आप इस लेक्चर को देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। उसमें हम आपके लिए सबसे पहले लग्रांजियन डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक है आपके? लग्रांजियन डायनेमिक्स। आपकी जो यूनिट है लग्रांजियन डायनेमिक्स। लग्रांजियन डायनेमिक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कल बात की थी कि मैनी पार्टिकल का जो सिस्टम है, बहुत सारे जो पार्टिकल्स है उसका एक सिस्टम है। यदि हम उन पार्टिकल्स की स्थिति पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं या फिर उनकी मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उन कोऑर्डिनेट्स को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानेंगे। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस लेक्चर के अंदर। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। शॉर्ट में इसको DOF भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो देखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। मान लीजिए विद्यार्थियों, हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवा रहा हूँ ऐसे अलोंग वन एक्सिस। ओके डियर, एक एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको मूविंग करवाता हूँ तो मुझे इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंगल कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है? मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले कि ट्रेन है, वो अपने रेल ट्रैक पे चल रही है, जो उसकी पटरी होती है उसके ऊपर चल रही है। तो हम उस ट्रेन को एक स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हुए हम ये बता सकते हैं कि उसकी मोशन को यदि हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें उसके लिए एक सिंगल कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। समझ में आई विद्यार्थियों? तो कोई भी पार्टिकल है, यदि वो एक लाइन के अंदर मोशन कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है, यानी का मतलब 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। समझ में आई बात? दूसरी बात करें, यदि हम किसी पार्टिकल को एक प्लेन में मूव करवाएं, किसमें? प्लेन के अंदर मूव करवाएं, तो हमें उस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स बात? कि कोई प्लेन का मतलब एक्स एंड वाई, 2 एक्सिस चेंज होगी। यहाँ पर कितनी एक्सिस चेंज होगी? 2 एक्सिस चेंज होगी। जैसे कि आप एक मान लीजिए कि कोई फर्श है और उस फर्श पे कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है, तो उस फर्श पे आप देखोगे कि 2 ही एक्सिस चेंज हो रही है, एक्स एंड वाई। वो ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा, 3D के अंदर थोड़ी ना जा रहा है। जैसे कि कोई पक्षी थोड़ी ना कि उड़ रहा है। यदि कोई पक्षी होगा उड़ रहा है, वो 3D के अंदर जाएगा, वो 3D स्पेस के अंदर। तो वहाँ पर उसके लिए रिक्वायर्ड कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। और यदि किसी फर्श या प्लेन के अंदर है तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे को उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ द मिनिमम number of the minimum number of coordinate, the minimum number of
independent coordinates. Dear students, independent, the minimum number of independent coordinates which are required to describe the motion of a dynamical system. The minimum number of independent coordinates which are required to describe the motion of a dynamical system. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सी चीज़ें काम की, जैसे कि मिनिमम, मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों यूज किए हैं, मिनिमम है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है, ओके। तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे क्या है मिनिमम नंबर, क्यों मैंने यूज किया है, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्यों यूज किया है, ओके डियर। तो देखिएगा, तो ये सिस्टम के लिए हमारे पास हो गया। अब देखिएगा आगे अपन क्या करेंगे इसमें जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे अपन। ए पार्टिकल मूविंग along a straight line, then we required one independent coordinate, to describe motion of particle. ओके, यदि कोई पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो हमें उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, ओके। देखिएगा आगे सेकंड एग्जांपल, ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन then we required two independent coordinates to describe the motion। सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको, एक बार लिख ली, इस तरीके से चेंज करके लिख देना। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल, समझ आ रही है। तो यहां पर DOF कितना होगा, सो द DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, और यहां कितना हो जाएगा, सो DOF इज 2, ओके। DOF कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल लेंगे, ए पार्टिकल इज मूविंग in a space, then we required three independent then we required 3 independent coordinates to describe
to describe the motion of particle, so the DOF is 3. ओके, तो DOF कितना चाहिएगा यहाँ पर 3 हमें DOF चाहिएगा. ओके, इसी प्रकार से हम बात करें आगे, इसी में एक एरो लगा के लिखो. इफ ए पार्टिकल, इफ 2 पार्टिकल लेते हैं ना, अब 1 पार्टिकल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो 2 के लिए देखेगा. इफ 2 पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली in the space, moving freely in the space, then we required 6 independent coordinates. 6 independent कोऑर्डिनेट्स. ओके, जैसे कि यहाँ लिखा था अपन ने 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डेस्क्राइब, तो यहाँ भी लिख दो टू डेस्क्राइब द मोशन ऑफ particles, so the DOF is 6. कितना DOF हो गया 2 पार्टिकल्स का? 6 DOF आपके पास हो गया है. तो एक बार आप इसको राइट डाउन करें, एक बार देख लीजिए. इज यहाँ लगाओ, इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल सही आ गया. तो एक बार इसको राइट डाउन करें आप सभी. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा. अब आपको हम इंडिपेंडेंट का मतलब समझाते हैं कि हमने यहाँ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्यों यूज किया है. आगे आप इसको वीडियो को रोक के फिर राइट डाउन कर लेना, बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो इनको आप अच्छे से एक कॉपी बना लीजिएगा नोट्स की और आराम से लिखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने का मन करे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके. एक बार अब देखिएगा हम क्या करते हैं. हमने देखा था 2 पार्टिकल के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए. इफ, नेक्स्ट एरो, इफ n particles is moving freely in the space, then we required the number of independent coordinates. The number of independent coordinates is 3n. So the DOF is 3n. ओके, अब बात करते हैं अपन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का मीन समझते हैं. अच्छे से समझना होगा इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ओके, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का मीन्स यहाँ पर आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैथमेटिकली भी समझाता हूँ कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कैसे लिखा जाता है। ओके, मान लीजिए ये मार्कर है, मैं कहूँ इस मार्कर की इस दीवार से डिस्टेंस इतनी है, ठीक है, और इस बोर्ड से डिस्टेंस ये है, मान लीजिए इससे x है, इससे y डिस्टेंस है। ओके, अब और फर्श से जो डिस्टेंस है इसकी, नीचे सरफेस से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए z है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है विद्यार्थियों, कि यदि मैं इस मार्कर को ऐसे अप डाउन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इस x और y में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, बिकॉज मैं z एक्सिस में चेंजेस कर रहा हूँ, x से भी वही दूरी है और y से भी वही दूरी है। इसका मतलब z जो है वो x और y से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, कि जो भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस भी पार्टिकल की लिखना चाहते हो उसके लिए आप वो कोऑर्डिनेट लीजिए जो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं लेने आपको, ऐसे तो फिर बहुत सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसलिए हमने मिनिमम शब्द का यूज किया था, समझ पा रहे हैं, मिनिमम शब्द का यूज किया था कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स भी मिनिमम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी पार्टिकल को दर्शाने के लिए, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम लेना है। ओके, तो अब देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए डिपेंडेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए इस पार्टिकल की, इस मार्कर की जो इससे डिस्टेंस है वो x है, और इधर वाली जो दीवार है उससे जो इसकी डिस्टेंस है वो मान लीजिए कुछ भी है l वगैरह कुछ भी। तो मान लीजिए मैं इस पार्टिकल को इतना इस दीवार से खिसका रहा हूँ, इतना मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो आपने देखा इधर से मान लीजिए डेल्टा x मैंने इसको इतना बढ़ा दिया, तो उधर से डेल्टा x क्या हो गया, ये कम हो गया, यानी उधर ज़्यादा चला गया। इसका मतलब उधर वाली जो डिस्टेंस है वो इस पर क्या हो गई, डिपेंड कर गई। समझ रहे हैं कि आप मार्कर को जितना इधर ले जाएंगे इधर वाली जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, इधर वाली ज़्यादा होती जाएगी। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा बात आपको। अब देखिए अपन इसको मैथमेटिकली कैसे रिटर्न करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। इफ एन वेरिएबल्स या फिर कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स एन वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स q1 q2 q3 qn with associated n constants c1 c2 c3 cn। ओके, होगा ऐसा हो तब कैसे लिखा जा सकता है इसको, यदि ये इंडिपेंडेंट है तो c1 q1 c2 q2 c3 q3 cn q1 बराबर 0। ओनली इफ, ये तभी संभव है, 0 कब संभव है, जब c1 बराबर c2 बराबर c3 बराबर cn बराबर 0, यानी कि सारे के सारे कांस्टेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, तभी ये लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, अब देखिएगा कैसे, जैसे कि अपन बात करें, मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ, a + b बराबर 0। ठीक है, a + b बराबर 0 कब 0 होगी इक्वेशन, जब मैं मान लीजिए a बराबर 3 ले लिया। अब मैंने a की वैल्यू ली है तो b की कितनी आ गई, -3 आ गई यहाँ से। तो अब आप देख रहे हो a और b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, जैसे कि बात करें अपन x + y + a बराबर 0। अब आप यदि मान लीजिए यहाँ a बराबर ले रहे हैं 4 ले लिया, तो आप देखोगे a बराबर 4 लेने से ये इक्वेशन 0 नहीं हो रही है पूरी, क्योंकि आप x और y को 0 नहीं कर सकते ऐसे। a बराबर 4 लिया तो ये तो कितना आ गया, x + y बराबर -4 आ गया। इट मीन्स ये इसकी तरह क्या नहीं हो रही है, इक्वेशन 0 नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये कैसी इक्वेशन है, लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ओके डियर, तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी किसी पार्टिकल की लिखना चाहेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लेंगे।
ओके, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। एक चीज और लिखो आप इसमें नोट लगा के, नोट लगा के लिखो कि दीज जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वाले, ये एन वेरिएबल्स जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम काम लेंगे, दीज वेरिएबल्स और कहें तो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कंपेटिबल, मस्ट बी कंपेटिबल, सॉरी मस्ट बी कंपेटिबल, मस्ट बी कंपेटिबल विद कॉन्स्टेंट, विद कॉन्स्टेंट। ये एक नया वर्ड आ गया कंस्ट्रेंट, अभी इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। तो देखो ये जो वेरिएबल्स है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है या वेरिएबल्स है, ये क्या होनी चाहिए, कंपेटिबल होनी चाहिए किसके साथ, कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो करने चाहिए। ओके, कंस्ट्रेंट का मतलब प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाना। किसी भी डायनेमिक सिस्टम की मोशन के ऊपर यदि आप कोई प्रतिबंध लगा देते हैं तो उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। समझ में आ रही है बात कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई धावक है जो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। अब वो रनिंग कर रहा है तो उसके सर्कुलर पाथ में आपको पता है प्लेन मोशन इन ए प्लेन, वो जो मोशन है वो कैसी मोशन है, एक प्लेन में मोशन है सर्कुलर पाथ में। समझ रहे? अब यदि हम उस धावक की मोशन को क्या कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें। रेस्ट्रिक्ट का मतलब रेस्ट्रिक्ट कैसे कर दें, अब यदि हम उस धावक को ये कह दें कि आपको सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करना है, आपको कैसे मूव करना है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। किस में मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। इसका मतलब अब उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसका मतलब हमने क्या लगा दिया, उस धावक पे कंस्ट्रेंट लगा दी, उसकी मोशन पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि आपको अब एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना है, ना कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करना है। इसका मतलब जब आप कंस्ट्रेंट लगा देंगे किसी पार्टिकल पे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बातें? तो ये यही कहना चाह रहा है कि दीज वेरिएबल्स मस्ट बी कंपेटेबल विद कंस्ट्रेंट। यदि आप ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो पार्टिकल्स है, यदि वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन को तोड़ते हैं तो फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपने उस धावक को कहा था कि आप एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना, लेकिन वो कुछ देर बाद कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कहने का मतलब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसने कंस्ट्रेंट इक्वेशन को क्या कर दिया, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब उन्होंने प्रतिबंध की सीमा को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो वो कंपेटिबल नहीं होगा फिर उसके साथ में, है ना। ये जो वेरिएबल्स होंगे वो कंपेटिबल नहीं होंगे। उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ सकता है। ठीक है, यदि आपका कंस्ट्रेंट का फॉलो कर रहा है कोई भी पार्टिकल कंस्ट्रेंट को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी ही रहेगी जितनी आपको उसने कंस्ट्रेंट दी है, उसको उसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया है। समझ रहे? अभी अपन बातें करेंगे आगे इसके बारे में, टेंशन ना ले आप। ये जो कंस्ट्रेंट इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है तुम्हारे कंस्ट्रेंट का, उसको अच्छे से जानेंगे, है ना। अभी कोई बात नहीं, यदि कुछ समझ में आ रहा है ठीक है। तो दीज वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी कंपेटेबल विथ कंस्ट्रेंट। ओके, देखिएगा नेक्स्ट आगे की बातें हम करें। ये बात हो गई है। अब देखो अच्छे से नोट्स बनाइएगा। एक मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वाइट पेज की कॉपी लें, लाइन वाली कॉपी ना लें, क्योंकि वाइट पेज में आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसलिए वाइट पेज की कॉपी बनाएं। देखिएगा इसमें आगे इज 3n। ओके, अब बात करते हैं इफ 3n हो गया ना, इफ n पार्टिकल्स, तो इसका जो सॉरी एक बार रुकेगा, तो इसका जो DOF है वो हो गया 3n। ठीक है, 3n। ये क्या है, यहाँ f क्या है, DOF, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो आपके पास DOF है, DOF विदाउट कंस्ट्रेंट है, विदाउट कंस्ट्रेंट। कहने का मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है,
फ्रीली मूविंग कर रहा है, अर्थात इसके ऊपर हमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है, इसकी मोशन को हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ओके, तो जब उस कंडीशन में पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, उस कंडीशन में इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3n हो जाएगी। ओके, यदि 2 पार्टिकल होंगे तो n की जगह 2 रखेंगे, 3 × 2 6 क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। 3 होंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगी, ऐसे है ना। n पार्टिकल होंगे तो 3n हो जाएगा। अब देखिए, इफ we restrict the motion of a dynamical system, if we restrict the motion of a dynamical system, then DOF will become smaller। कहने का मतलब यदि हम पार्टिकल की मोशन को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उसकी जो डीओ है वो स्मॉलर हो जाती है। ओके, आगे बात करें। टू रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ a dynamical system, to restrict the motion of a dynamical system, we apply one or more conditions। कहने का मतलब यदि हम किसी पार्टिकल की मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ उसके ऊपर 1 या 2 या अधिक, 1 से अधिक क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तभी वो पार्टिकल रेस्ट्रिक्ट हो पाएगा। ओके, अब देखिए आगे, 1 और मोर कंडीशन। अब हम कंस्टेंट की एक्चुअल डेफिनेशन देते हैं। द फोर्स विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन of a dynamical system, the force which restricts the motion of a dynamical system is called as constraints, and the motion is said to be constraint motion। ओके, तो क्या होगी कंस्टेंट की एक्चुअल परिभाषा, एक्चुअल डेफिनेशन? द फोर्स विच रेस्ट्रिक्ट, वह बल जो किसी पार्टिकल की जो डायनेमिक सिस्टम है उसकी मोशन को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको प्रतिबंधित करेगा, वो क्या कहलाएगा, कंस्टेंट कहलाएगा। और जो उस कंस्टेंट को लगाने के बाद जो मोशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट मोशन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक राइट डाउन करिएगा, आगे हम देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिएगा। ओके डियर, अब देखिए कंस्टेंट एंड द मोशन इज सेड टू बी कंस्टेंट मोशन। अब बात करते हैं, इफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ के कंस्टेंट या एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव k constants, then the degree of freedom is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, f इक्वल टू 3n, तो पहले था 3n कब था, जब
उस पर कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया था, बिकॉज उस कंडीशन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। लेकिन अब कंस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, के कंस्टेंट हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात उसमें से माइनस कर देगी 3n माइनस के। तो ये जो रिलेशन है वो 3 डायमेंशनल के लिए है, इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, ओके, 3 डायमेंशन में पार्टिकल की मोशन के लिए। आगे देखिए F इक्वल टू 2n माइनस के, ये 2D के लिए है, इन 2 डायमेंशनल, ओके। F इक्वल टू n माइनस के, ये आपके पास किसके लिए है, इन 1 डायमेंशनल, इन 1 डायमेंशनल, ओके। नेक्स्ट देखो, यहां पर देखिएगा, हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k क्या है, कंस्ट्रेंट्स, एंड f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके डियर। ये जो 3 रिलेशंस आए हैं, ये दीज 3 रिलेशंस आर वैलिड ओनली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ओके। तो इस चीज को हम लिखेंगे यहां पर नोट लगा के, अबव 3 रिलेशंस is valid only at ordinary temperature, okay। ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ओनली फॉर ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी क्या है, वैलिड होगा, ओके। तो आपको यहाँ तक माइंड में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। ये हमारा यहाँ तक कंस्टेंट कहने का डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक पूरा हुआ है अभी। अब हम कंस्टेंट को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छी हो जाए, है ना। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अभी टाइप्स भी, सॉरी कंस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया। कंस्टेंट के बारे में हम आगे इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे ना, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, ये इसके कंस्टेंट के क्या है, टाइप्स हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। पहले आप इतना राइट डाउन करिएगा, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, देखिएगा नेक्स्ट, अब लेते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स जिनकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। Now we try to find the degree of freedom for some examples, okay dear। देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम एकदम सिंपल फ्री पार्टिकल का। फ्री पार्टिकल, ओके। फ्री पार्टिकल का मीन्स ए पार्टिकल विच आर मूविंग फ्रीली इन अ स्पेस। जो क्या करे, एक पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो मूव करे किसी भी स्पेस में फ्रीली, एकदम कोई रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है, ओके डियर। ऐसे पार्टिकल को हम फ्री पार्टिकल कहते हैं। तो देखो फ्री पार्टिकल में क्या क्या होगा, फ्री पार्टिकल 3D स्पेस में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 है, ठीक है। कंस्टेंट उसके ऊपर कुछ है नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज उस पर वो फ्री पार्टिकल, इसके लिए उस पर कोई कंस्टेंट
रेस्ट्रिक्ट नहीं है, उसकी मोशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3D स्पेस में ये मूव करेगा, इसका मतलब 3n - k वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो F बराबर 3 × 1 - k, कंस्टेंट की वैल्यू 0, तो F बराबर कितना आया 3। इसका मतलब फ्री पार्टिकल का जो DOF है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कितना आएगा 3 आएगा। ओके, सेकंड देखो, मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोनो का मतलब 1 होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया। कंस्टेंट इसके ऊपर कुछ नहीं है, मोनो एटॉमिक गैस पे कोई कंस्टेंट नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ये 1 एटम है, इस पर क्या कंस्टेंट होगा। और वाले मोनो एटॉमिक है तो वही हो जाएगा F = 3n - k, तो F = 3 × -1 0, तो F = 3। ये आपके पास F = कितना आ गया, इसका भी 3 आ गया है। ओके डियर, नेक्स्ट बात करें अपन 3 डाई एटॉमिक गैस की बात करें तो डाई एटॉमिक का मतलब होता है कि वो दोनों उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो है 2, लेकिन कांस्टेंट भी है। जब भी कोई पार्टिकल से बॉन्ड से जुड़े हो तो उस बॉन्ड को आप गिन लीजिए कितने बॉन्ड है यहाँ पर। तो कितने बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड है जिससे दोनों पार्टिकल क्या है, कनेक्टेड है। इसका मतलब कांस्टेंट कितना हुआ 1। यदि मान लीजिए पार्टिकल इतना इधर आता है तो इसको भी आना पड़ेगा इसके साथ में, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो कांस्टेंट कितना हुआ 1 हो गया। तो F = 3n - k, 3 × 2 6 - 1 कितना आ गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गया है। ओके डियर, जिसमें 5 में क्या क्या है, 3 + 2 आप इसको लिख सकते हैं। 3 का मतलब 3 तो इसकी रोटेशनल प्लस 2 काइनेटिक, 3 तो इसकी रोटेशनल नहीं, ट्रांसलेशनल। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। ओके, ये जो 2D डायटोमिक जो गैस है, डायटोमिक जो पार्टिकल्स हैं वो 2 प्रकार की मोशन करते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरी रोटेशनल मोशन। साधारण सी बात करें सिंपल पेंडुलम की, 4 क्वेश्चन हमारा सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक दृढ़ आधार से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से एक मास पार्टिकल लटका हुआ रहता है, जो क्या करता है, जो मोशन करता है 2D के अंदर, एक प्लेन के अंदर मोशन करता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं पार्टिकल तो कितना है यहाँ पर, इसका ये इसका मध्य बिंदु है, मीडियम पॉइंट। ओके, तो पार्टिकल कितना 1, कंस्टेंट इसके ऊपर कंस्टेंट है, कैसी कंस्टेंट है, ये जो इसकी रस्सी है, ये जो इसकी स्ट्रिंग है वो फिक्स है, यानी इसकी जो लेंथ L है, L क्या है फिक्स। इसका मतलब यदि इस लेंथ को आप मूविंग करा दें, कहने को यहाँ पर एक स्प्रिंग जोड़ दें, उस कंडीशन में ये L फिक्स नहीं रहेगा फिर। ओके, फिर कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इसकी कांस्टेंट मोशन के लिए K कितना हो गया 1 और N 1 है, तो F = 2n - k, तो F = 2 × n की वैल्यू 1 - k की वैल्यू 1, F = 2 - 1, F = 1। कहने का मतलब डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है कितना आ गया, सिंपल पेंडुलम के लिए 1 आ गया है। ठीक है, अब ये वाला केस भी ले लीजिए, स्प्रिंग वाला भी। आप देखते हैं नेक्स्ट केस इसका। नेक्स्ट केस देखोगे वो क्या होगा, देखो यही सिंपल पेंडुलम है, लेकिन अब की बार आपने इसको स्प्रिंग से जोड़ा इसके मास को। तो अब आप देखोगे पार्टिकल तो 1 है लेकिन कंस्टेंट 0 हो गया। इट मीन्स F = 2n - 1 फॉर k, तो 2 × 1 - k 0, इसका मतलब 2, इसका मतलब F बराबर कितना आया 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं
स्प्रिंग की स्थिति में इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 हो गई है, और एल फिक्स था उस कंडीशन में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कंस्टेंट लग गया कि इसकी जो पार्टिकल की मोशन है वो ऐसे ही हो सकती है ओनली, ऐसे नहीं हो सकती। अब इस पार्टिकल की मोशन 2 प्रकार से हो सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेगा। ओके, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ओके डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो एक 5 हो गया ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर देखो, लीनियर ट्राई एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, लीनियर है तो देखोगे लीनियर में क्या होगा, 3D के अंदर बात करें 3n-k, तो यहाँ पर देखोगे n तो है 3, k कितना होगा, मैंने बोला था बॉन्ड कैलकुलेट कर लेना, कितने के बॉन्ड है 2, तो f कितना आ जाएगा 3 × 3 - 2, तो f = 9 - 2, f = 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 7 आ गया। ओके डियर, आगे बात करें। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखो। अब ये लीनियर नाउ के एक बॉन्ड से कनेक्ट रहे हैं तीनों ही। ओके, एक ट्राइंगल के रूप में ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर n कितना होगा, वही 3 होगा, लेकिन अब की बार k देखिए कितना 1 2 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 3n - k, 3 × 3 - 3 कितना हुआ 9 - 3, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको इसका प्राप्त हो गया। ओके डियर, ये आपको समझ आना चाहिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का एग्जाम्पल आपके एटवुड मशीन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर योर एग्जाम के पर्पज से, ध्यान रखना। एटवुड मशीन, इसका हम आगे जाके विस्तार से अध्ययन भी करेंगे एटवुड मशीन का। एट नंबर का जो एग्जाम्पल वो है एटवुड मशीन। ओके, 8 नंबर का जो एग्जाम्पल क्या है आपके एटवुड मशीन, इसके बारे में हम आगे जाके अध्ययन भी करेंगे, बिकॉज ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो देखो एटवुड मशीन क्या होती है, इसमें एक मासलेस पुली होती है, मासलेस एंड फ्रिक्शनल लेस, जिस पर एक स्ट्रिंग लटकाई जाती है, और उस स्ट्रिंग से 2 मास बॉडीज लटकाई जाती है, M2 है और एक M1। यहाँ M2 ग्रेटर देन M1 है। ठीक है, इस पुली का सेंटर है, ये इसकी रेडियस R है। ओके, तो आप मुझे बताइएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, πr, बिकॉज एक सर्किल का जो पूरा सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो इसका हाफ सर्कल का कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का कितना आएगा πr। ओके, तो πr तो यहाँ तक हो गई, प्लस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो x1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे देखो, और ये मान लेता हूँ कि स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ वो L है। ओके, तो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो L है, तो ऐड करिएगा x1 प्लस यहाँ तक x1 प्लस ये कितनी है πr प्लस नीचे तक आओगे तो x2, टोटल कितनी है L के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकालो, तो L माइनस πr माइनस x2। इट मीन्स आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि x1 जो है वो x2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब x1 एंड x2 बोथ आर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो इसका मतलब हम दोनों को नहीं ले सकते डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। समझ आ रही बात, यहाँ पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक ही कोऑर्डिनेट लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब चाहे तो आप x1 को ले लीजिए, चाहे आप x2 को ले लीजिए, क्योंकि आप जैसे x1 को चेंज कर रहे हैं तो x2 अपने आप ही चेंज हो रहा है। देख लीजिए कैसे, यदि मास m1 को मैं नीचे खींचूंगा तो x1 चेंज होगा तो x2 ऊपर जाएगा, यानी x2 कम हो जाएगा, x1 बढ़ जाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है दोनों की, कहने का मतलब x2 जैसे जैसे चेंज होगा x1 भी चेंज होगा। इसका मतलब लिखोगे सो x1 एंड x2 आर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स
तो आपको डिपेंडेंट थोड़ी ना लेने होते हैं DOF के अंदर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम एक कोऑर्डिनेट को ले लेंगे। ओके, सो DOF इज 1 इसकी क्या हो जाएगी, DOF हो जाएगी। कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, दोनों नहीं लेने, बिकॉज हमें मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मिनिमम के लिए हमें एक काफ़ी है, चाहे x1 ले लो चाहे x2। तो एटवुड मशीन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हम आपको इतना ही समझाएंगे। यदि आप चाहते हैं हमें कुछ क्वेश्चंस दें तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं ताकि आप उनका DOF फाइंड करके लाना। आप इनको एक बार अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। और आप एक बात और सुनिएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए जो बुक लाना चाहते हैं यदि, और यदि नहीं लाना चाहते तो अपने एप्लीकेशन में है, वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो बुक आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो है, सबसे बेसिक के लिए यदि आप बात करें तो बेसिक पढ़ने का यदि आपके पास टाइम है तो आप SC वर्मा सर का बुक ला सकते हैं, SC वर्मा सर, ठीक है। यदि आप MSc के लिए पढ़ रहे हैं अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम पास में है, तो अब आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइएगा JC उपाध्याय, जो कि अपने ऐप के अंदर दोनों ही बुक है, पढ़िए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। और एक और आती है किरण सी गुप्ता, है ना, गुप्ता कुमार के नाम से बोलते हैं इसको। एक और आती है गोल्डस्टीन, तो ये तो बहुत हाई लेवल की बुक है, इसके ऊपर मत जाइएगा आप, ये काफ़ी है आपके लिए ना। और बुक को बाद में पढ़िएगा, जब मेरे पढ़ाने के बाद में ना, एक बार नोट्स पढ़ो, फिर यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो JC उपाध्याय की बुक से ही है। ओके, तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपको हम देते हैं JC उपाध्याय की बुक से। हाँ, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, आपका होमवर्क HW। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द DOF ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें पहले के अंदर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्टिकल मूविंग ऑन द circumference of a circle। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, बी जो क्वेश्चन है वो है फाइव पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन। ओके, सी जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, वो है टू पार्टिकल्स connected by a rigid rod and a rigid rod moving freely in a plane। ओके, डी जो क्वेश्चन है आपका वो है, ए रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली in three dimensional space। डी क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इक्वेशन जो है वो है ए रिजिड बॉडी मूविंग इन स्पेस with one point fixed ओके डियर। तो आपको इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप इनको एक बार करिएगा। यदि फिर नहीं होते हैं ये क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और अपने ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप चैट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके डियर, तो मैंने आपको ये बुक्स बता दी है, आप ये बुक्स मैनुअली पढ़े भाई, ये आपको बहुत ज़रूरी रिक्वायर्ड है, इसमें आप क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो ये जे.सी. उपाध्याय की जो बुक है वो बहुत शानदार है पढ़ने के लिए। तो आप इसको यदि खरीद नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप ऐप में जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। फ्री स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपको ये बुक मिल जाएगी। एक फोल्डर है CSIR नेट एंड MSc के लिए जो बुक्स है, वो उस फोल्डर में जाना और वहाँ से आप जे.सी. उपाध्याय की बुक सर्च कर लेना, जे.सी. उपाध्याय लिख देना, आ जाएगी आपके पास, है ना। तो PDF डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन उसी बुक से हैं, और भी क्वेश्चन है बुक में, यदि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। ओके डियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको फिर से कोई भी चीज़ यदि आपको समझ नहीं आई है, यदि कोई डाउट है, तो आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं अपने जो ऐप के अंदर, या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जवाब नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। और एक कॉपी बना लीजिएगा नोट्स के लिए, वाइट पेज की कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप रोज़ जो भी मैं पढ़ाऊँ उसके आप अच्छे से नोट्स लिखिएगा, उनको बार बार रिवाइज करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा कैसे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करिएगा। ओके डियर, तो हमारा रोज़ का लेक्चर ऐसे ही चलेगा, रोज़ 1 बाय 1 लेक्चर हमारे आते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा यूट्यूब पर, और एप्लीकेशन के अंदर भी जा रहा है ये लेक्चर। इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा यूट्यूब पर, उसके बाद में हम आपको ओनली एप्लीकेशन के अंदर जिन बच्चों ने इसको परचेज़ किया है उन्हीं बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बाकी यूट्यूब पर भी हम टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स।